हम्म, ठीक है ना ये। गुड इवनिंग। हाँ जी, एक बार आप रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मैं इंश्योर कर लूं कि आप तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। और प्लीज़ अपना नाम भी मुझे बताइए। हाँ जी, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक्स लॉ, थॉर्नडाइक्स थ्योरी आप कह सकते हैं। और साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक चैप्टर बनता है, वो है लर्निंग, सीखना। और हम ये मानेंगे कि सीखने का उपयोग हमारे शैक्षिक जीवन में या दैनिक जीवन में काफी है। इस सीखने के पीछे अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनेक सिद्धांत हैं। इसकी पहली दो वीडियोस आपको कोर्स में मिल जाएंगी। उससे आगे की कार्रवाई हम यहां पर करेंगे, यानी आगे के जो भी हमारी थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं में से आज एक है हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। देखिए, थॉर्नडाइक शुरुआती दौर में रहे, जो हमारा फंक्शनलिज्म एक अप्रोच आई उससे जुड़े, बाद में व्यवहारवाद से, यानी ये एक व्यवहारवादी थे। और इन्होंने ये माना कि व्यक्ति के जैसे जैसे प्रयास बढ़ते हैं, किसी भी कार्य को करने के प्रयास बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो उसके एरर, जो उसकी त्रुटियां हैं, वो कम हो जाती हैं। इसलिए इनके इस सिद्धांत को हम ट्रायल एंड एरर के नाम से भी जानते हैं। आपने भी देखा होगा दैनिक जीवन में आप कितने सारे प्रयास करते हैं, उन प्रयासों के बाद, स्पेशली मैं बात करूं मैथ की, रीजनिंग की, इसमें हो सकता है शुरुआती दौर में बहुत सारे आपके एरर हो, लेकिन बाद में आपकी वही त्रुटियां कम हो जाए। तो थॉर्नडाइक जो है, यहां पर इन्होंने अपना डॉक्टर रिसर्च किया एनिमल इंटेलिजेंस पे, यानी जो पीएचडी थी वो थी एनिमल इंटेलिजेंस पे। यहां पर थॉर्नडाइक ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि प्राणी के सामने एनवायरमेंट में, वातावरण में जब भी कोई उद्दीपक आता है, यानी मान लो ये जो हमारा एनवायरमेंट है, इसमें मेरे सामने या प्राणी के सामने जब भी कोई उद्दीपक आता है, तो उसके प्रति वो अनेक प्रतिक्रियाएं देता है। और उन प्रतिक्रियाओं में से जिसके प्रति उसको परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसके साथ वहां पर वो उसका चयन भी कर लेता है और एक संबंध स्थापित कर लेता है। इसलिए इनके इस सिद्धांत को हम थ्योरी ऑफ सिलेक्शन एंड कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी चयनवाद और संबंधवाद का नियम। यानी जैसे मान लो एनवायरमेंट में क्या हुआ, बहुत सारे स्टिमुलस, उनमें से उनके प्रति मैंने प्रतिक्रिया दी, इनमें से कुछ के प्रति मुझे रिजल्ट प्राप्त हुए, परिणाम प्राप्त हुए। उनके साथ मैंने क्या किया, उनको पहले चयन किया, मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद बार बार उसी के साथ मैंने अपना संबंध बनाया। जैसे यहां पर थॉर्नडाइक एक अपने प्रयोग से समझाएंगे, और इस प्रयोग से हमें पता चलेगा ये चयनवाद संबंधवाद क्या था, प्रयास एवं भूल क्या था, और किस तरह से हमारी शिक्षा में इसका उपयोग होता है। तो यहां पर थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बिल्ली ली और बिल्ली को पिंजरे में डाल दिया। यहां पर आप देख सकते हैं एक बिल्ली को पिंजरे में डाला गया है। अब यहां पर इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि ऊपर यहां से ये एक दरवाजा, जहां से इसको ओपन करके बिल्ली को अंदर डाल दिया जाता, और यहां से इसको निकलना था। यहां से ये जो आप देख रहे हैं, यहां से इसको निकलना है। अब ऐसे में यहां एक लीवर लगा दिया, और इस लीवर को यहां इस पुली की सहायता से यहां इस सिकनी नोब से जोड़ दिया। अब जैसे ही इस पे दबाव पड़ता था, ये नीचे जाती थी, तो ये नोब ऊपर चली जाती और ये बाहर की तरफ ऐसे स्लाइड के तौर पे गिर जाता था और बिल्ली बाहर आ जाती। इसके साथ साथ इसको प्रेरित करने के लिए बाहर यहां पर मछली भी रख दी गई, यानी यहां पर क्या थी, एक मछली भी रख दी गई। अब बिल्ली को पहले भूखा रखा गया। अब ये सारी चीजें आपको समझनी है कि बिल्ली को क्या किया, भूखा रखा। अब भूखा रखने के बाद बिल्ली को इस पिंजरे में डाल दिया, और बिल्ली यहां दो कारणों से बाहर आना चाह रही है। एक तो वो फ्रीडम पाना चाहती है इस पिंजरे से, और दूसरा उसको भूख लगी है, वो उस मछली को भी खाना चाहती है। तो ऐसे में क्या किया, जब इस पिंजरे में इसको डाला, तो इसने यहां इधर उधर पंजे लगाने, इसमें नोच खसोट करनी शुरू कर दी, जैसे कि अक्सर कोई भी जानवर करता है। अब ऐसे में क्या हुआ, बाय चांस इसका पैर इस लीवर पे पड़ा। शुरुआत में बिल्ली को भी नहीं पता है, लेकिन बाय चांस इसका पैर यहां जब इस लीवर पे पड़ा, तो यहां पर ये जो चिटकनी लगी है ये ऊपर जाएगी,
और ये जाने के बाद ये दरवाजा खुल जाएगा, ये नोब ऊपर जाएगी तो, और बिल्ली बाहर आकर मछली खा लेती। लेकिन यहां पर थोर्नडाइक ने इतने से ही काम नहीं चलाया, वो थोड़ी सी मात्रा में उसको यहां पर मछली खिलाता था और वापस से उठाकर पिंजरे में डाल देता था। तो ऐसे में उसने देखा कि शुरुआत में जब बिल्ली को पिंजरे में डाला यानी फर्स्ट टाइम, तो बिल्ली ने बाहर आने के लिए लगभग 120 सेकंड का समय दिया, 120 सेकंड। और जैसे जैसे यहां पर बिल्ली को उस पिंजरे में डालने के यहां पर क्रम बढ़ते गए, यानी उसने लगभग यहां पर 24वीं बार जब उसको डाला तो वो बिल्ली मात्र 7 से 8 सेकंड में बाहर थी। यानी जब उसको कब डाला गया, उसको 24वीं बार डाला गया तो मात्र 7 से 8 सेकंड में वो बिल्ली क्या थी, बाहर थी। अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि यहां पर इस पहली ट्रायल में इतना ज्यादा समय लेना और 24वीं ट्रायल में इतना कम समय लेना, दरअसल ये इस चीज को दर्शाता है कि जैसे जैसे बिल्ली के इस पिंजरे में रहने के क्रम या हम कहीं ट्रायल बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी त्रुटियां कम होती गई। यानी अब इस लीवर के प्रति उसने यानी इसको चयन कर लिया इसका कि भाई इससे यहां पर ये दरवाजा खुलता है, और इसी के साथ क्या किया, एक संबंध स्थापित कर लिया। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ सिलेक्शन एंड कनेक्शन, और दूसरा यहां पर ट्रायल एंड एरर। तो ये दोनों नाम हमारी समझ में आए होंगे कि क्यों इसका नाम ऐसे रखा। अब इस सिद्धांत से थोर्नडाइक ने अपने निष्कर्ष निकाले। देखिए, कोई भी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, कोई भी शोधकर्ता जब कोई प्रयोग करता है तो उससे खास वो कुछ निष्कर्ष निकालना चाहता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए थोर्नडाइक ने अपनी इस थ्योरी से कुछ मुख्य निष्कर्ष निकाले। इनमें सबसे पहले यहां पर थोर्नडाइक ने बताया कि भाई इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई। इन 3 मुख्य बातों को उसने क्या कहा, प्राथमिक नियम यानी बेसिक नियम जो थे हमारे, हम कह सकते हैं जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी भी थे, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जान ले जो हमारे इस सिद्धांत में कारगर होती हैं या पूछ ली जाती हैं। जैसे यहां पर हम बात करें, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्शन, यानी जो हमारा सीखना है वो संबंध बनने से होता है। दूसरा, लर्निंग इज इंक्रीमेंटल, यानी जैसे जैसे हमारे प्रयास बढ़ते हैं हमारा सीखना बढ़ता जाता है। बल्कि इसने यहां पर सूझ को इंपॉर्टेंट नहीं माना। देखिए, इसने लर्निंग को क्या माना, इंक्रीमेंटल। एक प्रयास में इतना सीखा, दूसरे में और ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में ज्यादा, इस तरह से इसने इसको सूझ द्वारा नहीं माना। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सूझ द्वारा सीखना होता है वो अकस्मात होता है, वो इंक्रीमेंटल नहीं होता। वो हम कह सकते हैं कि या तो हमारा सॉल्यूशन है या तो हमारा सीखना होगा या बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए यहां पर इन्होंने सूझ को ज्यादा महत्व नहीं दिया। इन्होंने माना कि जैसे जैसे प्रयास बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा सीखना बढ़ता है। इसके अलावा लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर और सिलेक्शन एंड कनेक्शन, ये बात हमने कर ली। लर्निंग इज डायरेक्ट नॉट मीडिएट बाय आइडियाज, यानी जो हमारा सीखना है प्रत्यक्ष है, उसमें विचार ज्यादा यूजफुल नहीं होते। अब जितने भी व्यवहारवादी हैं फ्रेंड्स, वो इस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मानते कि सीखने में हमारे मस्तिष्क का, हमारी मानसिक क्रियाओं का या हमारी सूझ का ज्यादा उपयोग होता है, जबकि वो ये मानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यहां पर सीखा जाता है। लर्निंग इज डायरेक्ट नॉट मीडिएट बाय आइडियाज। अब यहां पर आगे जो हम बात करने वाले हैं, ये जो इसने पूरा शोध किया, यानी ये जो पूरा हमारा सिद्धांत दिया, इसको एक और नाम से जानते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनको बोलते हैं लॉज ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के नियम। और इन सीखने के नियम को इसने 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो हमारे कौन से प्राइमरी लॉज यानी प्राथमिक नियम, और दूसरा हमारा कौन सा है, सेकेंडरी। यानी एक तरफ तो हमारे कौन से हैं, ये है जी प्राथमिक नियम, और दूसरे हमारे कौन से हैं, गौण आप बोल सकते हैं इनको, या इनको बोल सकते हैं द्वितीयक नियम। अब ये 2 तरह के नियम हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे हैं प्राइमरी लॉज। मुख्य तौर पे ये हमारे पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं इनके कंपैरिजन में। हाँ, यदि आप DJ+B का अभी से तैयारी लेके चल रहे हैं तो उसमें शायद यहां से भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं ये प्राइमरी लॉज कितने थे। प्राइमरी लॉज संख्या में 3 है। यहां पर 1, 2 और 3, यानी ये संख्या में कितने हैं, 3। इनमें से पहला जो नियम है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसमें थॉर्नडाइक का ये मानना था
कि हम किसी भी प्राणी को तब तक नहीं सिखा सकते जब तक कि वो सीखने के लिए तैयार ना हो। इसने यहाँ एक उदाहरण भी दिया, मान लीजिए घोड़े को हम पानी के पास ले तो जा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते। उसी तरह से क्लास में हम बच्चों को ले तो आए, लेकिन जब तक वो पढ़ने के इच्छुक ना हो तब तक कैसे पढ़ाएं। जब मैंने फर्स्ट या सेकंड टाइम सीटेट दिया था उस दौरान ये क्वेश्चन आया था लॉ ऑफ रेडीनेस पे, और उसमें ये पूछा गया था कि एक बच्चा जब तक नहीं सीख सकता जब तक कि, तो यहां पर हमारा आंसर बन रहा था उसमें वो तत्परता ना हो, लॉ ऑफ रेडीनेस ना हो। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब रेडी करना किसका काम है? रेडी करना फिर टीचर का काम आ जाता है। अभी थोरनडाइक की बिल्ली वो क्यों प्रयास कर रही थी? क्योंकि वहां पर वो उसको निकलना चाहती थी, उससे बाहर उसके लिए मछली यानी खाने पीने की वस्तु रखी गई थी, वो उसके लिए एक लालच था। तो हम जब बच्चों को पढ़ाएं तो वहां पर एक आकर्षण तो रखें, तभी तो बच्चा उस कार्य को करने के लिए तैयार होगा, रेडी होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब मान लो बच्चा किसी कार्य को सीख ले, जैसे थोरनडाइक की बिल्ली ने बिल्कुल यहां पर प्रयास करने शुरू कर दिए, लेकिन उस प्रयासों को एक दो बार करने के बाद यदि छोड़ दे और बाद कुछ साल बाद फिर से पिंजरे में रखे तो शायद उसको याद नहीं होगा। इसलिए थोरनडाइक ये मानते हैं कि सीखे गए कार्य को बनाए रखने के लिए हमें उसका बार बार उपयोग करना पड़ेगा, यानी प्रयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। यानी जो हमने सीखा है उसका अभ्यास करना जरूरी है, उसका यूज करना जरूरी है। आप सबने सुना होगा अगर हम प्रयोग ना करें तो लोहे को भी जंग पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि यहां थोरनडाइक का यह मानना है कि प्राणी जिस व्यवहार को सीखता है या किसी भी कार्य को जब सीख लेता है तो उसके बाद उसका निरंतर अभ्यास होना काफी जरूरी है। इसमें से दो बातें उसने बताई, लॉ ऑफ यूज। अगर आप उसका बार बार प्रयोग करते हैं तो वो व्यवहार आप में बना रहता है, और यदि डिसयूज, अगर प्राणी उस व्यवहार को नहीं दोहराता, उसका अभ्यास नहीं करता, तो धीरे ही उस व्यवहार को करना भूल जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी यहां पर प्रभाव का नियम। अब मान लो कोई बच्चा आपसे कहे कि ठीक है जी मैं सीखने के लिए तैयार हूं, अभ्यास भी करूंगा, लेकिन उससे होगा क्या? तो यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई उससे आपका सीटेट होगा, उससे आप टीचर लग जाएंगे, DSSB निकल जाएगा, KVS निकल जाएगा, तो यह है उसका प्रभाव। लेकिन मैं कहूं कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो अब देखिए प्रभाव शून्य है इसका, और प्रभाव शून्य है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर वो ज्यादा प्रभावशाली नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि सीखे गए व्यवहार हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, उसका प्राणी पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो वहीं पे बिल्ली जब उस लीवर को प्रेस करती और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता, बिजली का झटका लगता, तो वो पागल क्यों उसको प्रेस करती? लेकिन जब उसने उसको प्रेस किया तो उसके बाद क्या हुआ? दरवाजा खुला, और दरवाजा खुलने के साथ साथ बिल्ली ने वहां से जो भोजन की व्यवस्था या खाना उसके लिए रखा था उसको ग्रहण किया। तो लॉ ऑफ इफेक्ट भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। और ये तीनों बात क्या है? हमारी प्राइमरी लॉज है, बच्चों पर भी ये लागू होती है। बच्चों को पहले यानी तत्परता रेडी करें, उसके बाद निरंतर उसका अभ्यास करवाए और उसके प्रभाव के बारे में भी बताएं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है, एक बार मैंने जब एस्टेट दिया तो वहां इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि भाई थोरनडाइक ने अपने 3 प्राथमिक नियम दिए, और 3 प्राथमिक नियम ये थे, तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण किसको माना, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स यहां पर जो माना जाता है वो है प्रभाव का नियम। यानी जब तक कि हम उसके प्रभाव के बारे में अवगत नहीं करा लेंगे, या हम कहें कि जब तक प्राणी पर उसके पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ेंगे तब तक प्राणी उस व्यवहार को नहीं सीखेगा। अगर मान लो पिंजरे को वहां लीवर प्रेस करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी दरवाजा खुलता नहीं, तो बाकी व्यवहारों की तरह वो इसको भी उसी तरह करना भूल जाती जैसे उसने इधर उधर पंजे लगाने को छोड़ दिया था। अब जी इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज में लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स की बात की गई है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में यह माना जाता है कि प्राणी के सामने, यहां इसमें प्राणी जब भी कोई व्यवहार सीखता है या सीखने की अवस्था में है या प्रारंभ करता है सीखना, तो वहां पर वो बहुत सारी अनुक्रियाएं देता है, बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देता है वहां पर। लेकिन यहां पर एक्सरसाइज में और मल्टीपल रिस्पॉन्स में फर्क क्या है? देखिए यहां पर मल्टीपल रिस्पॉन्स, जब प्राणी सीखने की प्रारंभिक अवस्था में है तो वो उस कार्य को सीखने के लिए अनेक प्रयोग कर रहा है। इनमें से वो किसी एक के प्रति क्या करेगा? संबंध स्थापित कर लेगा। अब इस संबंध स्थापित करने के बाद
आगे की जो क्रिया है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मान लो अब हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे आप कोई भी व्यवहार, मान लो मैथ का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप उसमें ट्रायल एंड एरर आपके चलेंगे। अब ट्रायल एंड एरर में क्या होगा, आप कई बार गलत भी निकालेंगे, तो फिर हो सकता है एक बार ठीक भी निकाल दें। अब ठीक निकालने के बाद वो जो ठीक आपने निकाला है, अब उसका तो होगा अभ्यास, उसका होगा एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले क्या थे, मल्टीपल रिस्पॉन्स थे। दूसरा लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, तत्व प्रबलता, यानी यहां पर थॉर्नडाइक ने माना है कि जिस व्यवहार को हम सिखा रहे हैं उसकी प्रबलता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रबल नहीं है तो सीखना हमारा अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा लॉ ऑफ प्रीवियस बिलीफ, एटीट्यूड एंड ओपिनियंस, यहां पर हमें ध्यान रखना है उसके विश्वास और मनोवृत्ति ये भी प्राणी पर प्रभाव डालते हैं। जैसे यहां पर बिल्ली ने, या हम इवान पावलोव की बात करें, इवान पावलोव ने जिस तरह से विश्वास बना लिया था कि बेल के बाद मुझे भोजन मिलेगा, या उसकी आहट के बाद ही वो लार टपकाना शुरू कर देता था, ये क्या है, उसके बिलीफ है, ये विश्वास है। और प्राणी इस तरह के बिलीफ जो है अपने डेवलप कर लेता है। आगे बात करें लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, या इससे पहले हम बात करें लॉ ऑफ रिस्पॉन्स एनालॉजी और एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है कि प्राणी एक परिस्थिति में जब किसी व्यवहार को सीख लेता है तो उसके सिमिलर कोई दूसरी वैसी ही परिस्थिति आती है तो उसमें भी उसी व्यवहार को करना या दोहराना शुरू कर देता है। एनालॉजी जैसे आपने पढ़ा होगा कि यहां पर 3 और रेशियो 6 यहां लिख दिया, तो 4 यहां पर 8 लिख दिया, 5 यहां पर क्या आएगा आपसे पूछे तो आप यहां बोलेंगे जी यहां आएगा 10, क्योंकि आपने इस परिस्थितियों से ये सीखा कि इनमें ये संबंध बन रहा है तो यहां भी वही संबंध बनेगा। तो ये हमारी नंबर एनालॉजी जैसे आपने देखी, उसी तरह से क्या है कि प्राणी किसी एक स्थिति में जिस व्यवहार को सीखता है, जैसे हमने यहां सीखा, उसके सिमिलर कोई सिचुएशन आती है तो उसमें भी उस व्यवहार के सादृश्य व्यवहार करना शुरू कर देता है। ये है लॉ ऑफ हमारा एनालॉजी। ठीक, इसके बाद हम बात करें लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग में साचरीय स्थानांतरण, यानी प्राणी जब किसी व्यवहार को सीखता है तो उसमें उसके संलग्न जो और चीजें होती हैं उनके प्रति भी प्रतिक्रिया देना सीख लेता है, उनके साथ भी वो संबंध स्थापित कर लेता है। तो ये हमारे क्या है, गौण नियम है। इसके बाद यहाँ पर आगे हम बात करें अधिगम स्थानांतरण की, तो हमारा अधिगम स्थानांतरण तीन तरह से, मुख्यतः तीन तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है। एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफर। देखिए अधिगम स्थानांतरण क्या है कि प्राणी किसी एक परिस्थिति में जब किसी व्यवहार को सीख ले, उसके बाद किसी दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करे, तो यह कहलाता है हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ये तीन तरह का है, पॉजिटिव ट्रांसफर भी, नेगेटिव ट्रांसफर भी और जीरो ट्रांसफर भी। पॉजिटिव ट्रांसफर तब देखा जाता है जब प्राणी किसी व्यवहार को सीखे और सीखने के बाद दूसरी किसी परिस्थिति में जब वो व्यवहार करे और उसको पहली परिस्थिति से कोई मदद वहां पर मिले। जैसे यहां पर हम कहें बच्चा साइकिल चलाता था, इस साइकिल चलाने के बाद यदि वो बाइक चलाता है तो इसमें क्या हेल्प मिलेगी। अब मान लो बैडमिंटन खेलता था तो टेनिस खेलने में उसको मदद मिल जाएगी, अगर वो काउंटिंग आती थी तो टेबल सीखने में मदद मिल जाएगी। तो यह है पॉजिटिव ट्रांसफर, यानी यहां पर अगर कोई हमारी पहली सिचुएशन हेल्प्स इन सेकंड सिचुएशन और न्यू सिचुएशन, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर। लेकिन कई बार ये बाधा डाल दे तो वो हो जाता है हमारा जीरो ट्रांसफर। अगर वो बाधा डालता है तो क्या हो जाता है, जीरो ट्रांसफर। मैं अभी वर्तमान का एक एग्जांपल दूंगा। अभी सर्दियां बीती हैं तो सर्दियों में ज्यादातर आप भी गर्म पानी यूज करते होंगे, तो अक्सर मैं एक टैप यूज करता था गर्म पानी के लिए, लेकिन फिर जैसे ही गर्मी आनी शुरू हुई तो अब ठंडे पानी से नहाना या यूज करना है, लेकिन बार बार हाथ उसी टैप पर चला जाता था, यानी उसी को ऑन कर दिया जाता या ओपन कर दिया जाता। अब आप सोचिए ये त्रुटि, ये जो इस तरह का प्रभाव है, यानी पहले सीखा गया व्यवहार वो दूसरी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, यह है नेगेटिव ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए कोई स्कूटी चलाता है और उसको बाइक दे दी जाए, तो हो सकता है कि वो क्लच को ही प्रेस कर दे ब्रेक समझ के, ये त्रुटि हो सकती है, या उस पर गियर लगाने का प्रयास करे, ये त्रुटि हो सकती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक, इसके बाद जीरो ट्रांसफर हमारा कहलाता है जब एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो हमारी सिचुएशन ए है उसका बी पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव नहीं आया।
जैसे इस क्लास में पढ़ने का और खाना बनाने का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर ये दो अलग स्थितियां हैं और एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रही। तो ये जो हमारा ट्रांसफर होगा दैट इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफर। तो ये आज की हमारी क्लास थी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।